हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं साइटोलॉजी की क्लास। यहाँ पर हम लोगों की दूसरी मैराथन क्लास है। पहली क्लास में हमने हिस्टोलॉजी कंप्लीट कवर कर लिया है। इस क्लास में हम लोग साइटोलॉजी कंप्लीट कवर करेंगे। यहाँ पर 130 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पूरी की पूरी आपकी साइटोलॉजी रिवाइज हो जाएगी वन शॉट में। हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस क्लास को किया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत बेहतरीन आपके कमेंट आए हुए हैं। साइटोलॉजी यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ में यहाँ पर आपको दिया गया है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? स्टडी ऑफ सेल जो है ये कहते हैं साइटोलॉजी को। ठीक, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। साइटोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इसकी यहां पर परिभाषा दी गई है कि साइटोलॉजी बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। तो साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान है उसको सबसे अच्छी तरीके से किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आप देख रहे हो यहां पर लिखा है इंडिविजुअल सेल्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? साइटोलॉजी तो एक तो है स्टडी ऑफ सेल। ठीक, यहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं एक सेल का, या फिर हम कहें एक सिंगल सेल का, या फिर कुछ जो है सेल के ग्रुप्स का। ठीक है, हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कहें अगर साइटोपैथोलॉजी, क्या कहें? साइटोपैथोलॉजी। तो साइटोपैथोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी साइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन है हु इज नोन द फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपका पूछा गया राजस्थान एनएचएम में एमपी ग्रुप 5 में कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। तो यहां पर देखोगे लिखा है पहला रुडोल्फ विर्चो। मेरे भाई रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? रुडोल्फ विर्चो ने जो है सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था? सेल थ्योरी के बारे में बताया था। यानी सेल थ्योरी क्या कहती थी? सेल थ्योरी ये बताती थी कि जो सेल्स हैं वो कहां से आती हैं, कहां से उनका जन्म होता है। तो इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी दी थी जिसमें ये बताया था कि जो सेल हमारी उत्पन्न हो रही हैं, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही बन रही हैं। यानी सेल अराइजेस फ्रॉम, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले से सेल हैं उन्हीं से नई सेल का निर्माण हो रहा है। और इसी को इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसको क्या बोला था? ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला था। आगे लिखा हुआ है हंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने मेरे भाई क्या बताया था? हंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन दिया था। आगे बात आती है जॉर्ज एन पैपिनो कोलाउ। ठीक, तो पैप स्टेन की खोज किसने की थी? पैपिनो कोलाउ ने की थी। लिखा है जॉनसन पुरकिंजे, तो इन्होंने पुरकिंजन फाइबर के बारे में, पुरकिंजे फाइबर के बारे में बताया था। तो यहां से आप समझ गए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? जॉर्ज एन पैपिनो कोलाउ है। जैसे ही आपने हिस्टो को बेहतरीन तरीके से कवर किया था, वैसे ही साइटोलॉजी देख रहे हो, एक एक टॉपिक से हम लोग लाइन वाइज से करते जाएंगे। पूरा का पूरा रिवीजन होगा गारंटी के साथ में। ठीक है, लिखा है द फादर ऑफ साइटोपैथोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? विच विच टेक्निक? जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है उन्होंने कौन सी टेक्निक को खोजा था, कौन सी टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था? तो आप बताएंगे। इन्होंने क्या बताया था? पैप स्मेयर के बारे में। कौन सी टेक्निक खोजी थी? पैप स्मेयर इन्होंने खोजा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है स्टडी ऑफ सेल, यानी जो स्टडी ऑफ सेल है दैट आर सेड, ये क्या होती हैं? छूटती रहती हैं, सेड ऑफ होती रहती हैं स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? नेचुरली, अपने आप। ठीक है, नेचुरली। ठीक है, नेचुरली फ्रॉम द इपिथेलियल सरफेस, जो हमारी इपिथेलियल सरफेस है उससे। इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको बोला जाता है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सफोलिएट साइटोलॉजी इसको बोलते हैं। माइकोलॉजी में आप जानते हैं स्टडी ऑफ किसका करते हैं अध्ययन? माइकोलॉजी में किया जाता है स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में मैंने आपको बताया कि यहां पर टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ठीक, वो भी कैसा? हिस्टोपैथोलॉजी है। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में यहां पर करते हैं डिजीज टिश्यू का, डिजीज टिश्यू का अध्ययन करते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी अभी आपको आगे बताएंगे, एफएनएसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, एफएनएसी का फुल फॉर्म है। तो एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में क्या होता है? एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में स्पॉन्टेनियसली जो एपिथेलियल सरफेस से सेल्स सेड ऑफ हो रही हैं उनका अध्ययन यहां पर किया जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ, जो साइटोलॉजी है वो मदद करती है डायग्नोसिस में किसके? मेलिंगेंसी में, अगर कोई मेलिंगेंट हो गया है सेल उसमें, इंडोक्राइन डिसऑर्डर में, या फिर हार्मोनल फंक्शन असिस्टेंट में। तो मेरे भाई यहां से आप देखोगे डी ऑप्शन राइट होगा, यहां से डी ऑप्शन राइट होगा। चाहे वो मेलिंगेंट सेल हो, चाहे इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, चाहे वो आपका हार्मोनल फंक्शन असेसमेंट हो, सभी में हेल्प करता है आपका कौन? साइटोलॉजी। ठीक है, विच ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी की कौन सी ब्रांच है? ठीक है, स्टडीड सेल ऑब्टेन बाय द नीडल एस्पिरेशन फॉर्म अ मास। साइटोलॉजी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें
हम लोग सेल को ऑब्टेन करते हैं बाय द निडल एस्पिरेशन, निडल से एस्पिरेट करते हैं फ्रॉम अ मास, कोई भी मास है। तो क्या बताओ मेरे भाई, पीछे ही मैंने अभी आपको नाम लिया और बोला, वहां पर क्या था, एस्पिरेशन साइटोलॉजी में हम लोग ऐसा करते हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को ऑब्टेन करते हैं, निडल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। किसके अंतर्गत, एस्पिरेशन साइटोलॉजी के अंतर्गत ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट साइटोलॉजी क्या है, इम्प्रिंट साइटोलॉजी को टच साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी क्या होता है, जैसे कोई भी मास है, ठीक, यहां पर कोई भी मास है, इसको क्या किया, एक्साइज कर लिया, काट लिया, ठीक, इसको कट करने के बाद में इसका जो सरफेस है उसको ऐसे स्लाइड पर क्या कराते हैं, टच कराते हैं, ठीक, टच कराते हैं। जैसे आप अपने फोन पर फिंगरप्रिंट लगाते हो और कभी आप ऐसे करके देखोगा, थोड़ा सा टिल्ट करके अगर आप देखोगे तो उस पर क्या दिखते हैं, आपके फिंगरप्रिंट दिखते हैं। तो ऐसे ही इस स्लाइड पर उसको जो है मास को क्या करते हैं, टच करा देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रिंट बोलते हैं, इम्प्रिंट साइटोलॉजी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरे भाई टच प्रिपरेशन फ्रॉम कट सरफेस ऑफ एक्साइज टिश्यू। ठीक है, जो कटा हुआ टिश्यू है जिसको हमने निकाला है, उस टिश्यू को हम स्लाइड पर टच कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जैसे आपका स्पुटम हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्रोंकियल ब्रशिंग हो गया, या ऑल ऑफ द एबव। ये सारी की सारी चीजें आपकी एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में इंक्लूडेड हैं। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सफोलिएट साइटोलॉजी बेस्ड ऑन। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होता है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी का, किस पर बेस्ड होता है। देखो मेरे भाई, नॉर्मली क्या होता है, जैसे पेड़ से पत्ते आपके गिरते हैं, सेड ऑफ होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स क्या हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप से क्या होती हैं, एक्सफोलिएट होती हैं, निकलती रहती हैं। लेकिन अगर कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो आप देखोगे जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में कोई बीमारी हो गई, उसको पानी नहीं मिल रहा है, कोई भी उसको इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई फंगस लग गया है, तो आप देखते हो वो पत्ते क्या होते हैं, उसके मुरझा जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो यानी उसका रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही यहां पर बात आएगी कि अगर एक्सफोलिएट साइटोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, यहां पर इंक्रीज रेट ऑफ एक्सफोलिएशन इन डिजीज स्टेट। अगर कोई डिजीज स्टेट होगी, बीमारी की अवस्था होगी, तो वहां पर जो एक्सफोलिएशन है सेल्स का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन। स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन का यहां पर पूछ रहे हैं कि कौन सा एग्जांपल है। मैंने स्पॉन्टेनियस के बारे में क्या बताया है कि नेचुरली ऑटोमेटिक, ठीक है, अपने आप से। तो नेचुरली यहां पर आओ, लिखा है पैप स्मेयर। अब पैप स्मेयर आप जानते हो क्या करते हैं, हम लोग स्क्रैप करते हैं। ब्रोंकियल ब्रशिंग, साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि ब्रोंकियो को वॉश कर रहे हैं, ब्रश से जो है उसको वो कर रहे हैं, उससे सैंपल ले रहे हैं। फिर लिखा है वाइडेड यूरिन साइटोलॉजी। अब देखो वाइडेड यूरिन साइटोलॉजी, आप क्या है, यूरिन को पास आउट कर रहे हैं, तो इसमें देख रहे हो कि नेचुरली जो सेल आएंगी वही आ पाएंगी। ठीक है, फिर लिखा है स्किन स्क्रैपिंग। यहां पर भी हमने मैकेनिकल तरीके से हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्क्रैप कर रहे होंगे सेल को, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेचुरली आप स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन वाइडेड यूरिन साइटोलॉजी का एग्जांपल आपको दिख रहा है इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सफोलिएट साइटोलॉजी इज यूज इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ। जो हमारी एक्सफोलिएट साइटोलॉजी है, इसका उपयोग कहां करते हैं, किसके अर्ली डिटेक्शन में किया जाता है। कैंसर में करते हैं, हाइपरप्लेसिया में करते हैं, केवल कैंसर में करते हैं, केवल हाइपरप्लेसिया में करते हैं, या फिर बोथ कैंसर एंड हाइपरप्लेसिया। अब देखो एक्सफोलिएशन है, तो यहां पर मेरे भाई केवल और केवल कैंसर का डिटेक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई हाइपरप्लेसिया सेल है, उसका भी तो डिटेक्शन करेंगे। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इंक्रीज सेल नंबर। ठीक है, यहां पर आपकी सेल जो है, केवल और केवल सेल का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन सेल जो है आपकी सही तरीके से काम करती है, लेकिन बाद में चलकर वो कैंसर में बदल जाए, वो अलग बात है। तो हाइपरप्लेसिया और कैंसर दोनों के बारे में यहां पर डिटेक्शन करते हैं। सी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विच स्पेसिमेन आर कलेक्टेड फॉर द एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में यहां पर कौन कौन से आपके सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, लिखा है यूरिन, दूसरा है स्पुटम, तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेसिमेन। अब मेरे भाई एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में सभी का सभी जो है आपके सैंपल लिए जा सकते हैं। यहां से आपका क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपका सारा कुछ रिवाइज हो रहा होगा। केवल देख रहे हो एक एक थ्योरी की लाइन से एक एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही हो, चीजें आपको समझ में आ रही हो, तो मेहनत आपको दिख रही होगी, तो आप इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, यूट्राइन कैंसर इज डायग्नोस्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ। जो यूट्राइन कैंसर है, ठीक है, जो यूट्राइन कैंसर है उसको डायग्नोस किया जाता है फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन से, पेरिटोनियल फ्लूइड से, यूरिन से, या गैस्ट्रिक जूस से। अब देखो आपके एग्जाम की बात हो रही, क्योंकि यहां पर आपका एग्जाम आ गया, तो एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं, जो वैसे तो मैं हर क्लास में इस चीज को बताता हूं। एलिमिनेशन मेथड नाम की एक टेक्निक होती है कि अगर 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, अगर आपको डायरेक्टली उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक दूसरा तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड का।
एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि हमको जो ये पता है कि इसमें से ये आंसर तो होगा ही नहीं होगा, उसको हम लोग क्या करें, एलिमिनेट कर दे, बाहर निकाल दें। कैसे? देखो, यूट्राइन कैंसर हमें पता करना है, यानी यूट्रस का कैंसर का पता करना है, तो हमें गैस्ट्रिक जूस से कोई लेना देना रहेगा। पेट में जो हमारे जूस है, ठीक है, स्टमक में जो जूस है, उसका यूट्राइन कैंसर से कोई आपको कनेक्शन लग रहा है? पता लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो, तो ये बात नहीं होगी। ठीक, फिर लिखा है यूरिन। एक बार यहां पर आप अटक जाओगे, छोड़ देते हैं इसको। फिर लिखा है पेरिटोनियल फ्लूइड। अब पेरिटोनियल फ्लूइड जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है और बाहर की जो पेरिटोनियम है वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, उससे यूट्राइन कैंसर का क्या लेना देना है? तो हम यहां पर देख रहे हैं कि दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब या फिर यूरिन या फिर वेजाइनल सेक्रीशन। ठीक है, यूरिन या फिर वेजाइनल सेक्रीशन। अभी कंफ्यूजन क्यों है? जो बच्चा देख रहा है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखिएगा। अब यूरिन में आप देखो, अगर यूरिन की बात हो रही है तो आप इसमें जान रहे हो, यहां से अगर यूरिन देख रहे हो तो यानी नीचे से चलिएगा तो किसकी बात हो रही होगी? ब्लैडर की बात होगी। और ब्लैडर से आप ऊपर जाओगे तो किडनी की बात होगी। अगर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखती, किडनी रिलेटेड आपको कुछ दिखता, तो आप यूरिन की तरफ चले जाते। लेकिन यहां पर वेजाइनल सेक्रीशन में देखो, वेजाइनल सेक्रीशन में देखोगे तब आप अंदर की तरफ चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूट्रस मिलेगा। और यही यूट्राइन कैंसर की यहां पर बात की है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन को भी सही कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, द वेजाइनल पूल स्मेयर। आगे बात की गई है वेजाइनल पूल स्मेयर की, ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। अब क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात लिखी है, क्या अच्छी बात लिखी है? अगर कहीं आपसे ये पूछ दे कि अगर हमें वेजाइनल पूल स्मेयर बनानी है, ठीक है, वेजाइनल पूल स्मेयर बनाना है, तो हम लोग जो है सैंपल कलेक्शन कहां से करेंगे, कहां से लेंगे? तो आप बताएंगे पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेते हैं। कहां से लेंगे? पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेंगे। इज यूज डिटेक्शन ऑफ। अब ये किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? पहला लिखा है सर्वाइकल कार्सिनोमा, दूसरा लिखा है वेजाइनल कार्सिनोमा, तीसरा लिखा हुआ है इंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कार्सिनोमा। किसके लिए? इंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए हम वेजाइनल पूल स्मेयर बनाते हैं, जिसमें सैंपल हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स से लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, लिखा है 95%, 95% सर्वाइकल डिस्प्लेसिया एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ओरिजिनेट फ्रॉम। कहां से ओरिजिनेट होते हैं? मैं आपको मेरे भाई बताऊं कि जो 95% सर्वाइकल डिस्प्लेसिया है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये ओरिजिनेट होते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। कहां से? एक्टो सर्विस से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से, एक्टो सर्विस से होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेजाइनल स्मेयर आर वैल्यूएबल फॉर द असेसमेंट ऑफ। जो वेजाइनल स्मेयर हम लोग अगर बना रहे हैं उसका वैल्यूएबल असेसमेंट किसके लिए कर सकते हैं? ठीक, एक लिखा है मेलिंगेंसी के लिए, दूसरा है इंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए, तीसरा है हार्मोनल फंक्शन के लिए, चौथा है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, चाहे वो मेलिंगेंसी हो, चाहे वो इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, चाहे वो हार्मोनल फंक्शन हो, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का यहां पर असेसमेंट किया जा सकता है। विच स्मेयर इज आइडियल फॉर साइटो हार्मोनल असेसमेंट। अगर साइटो हार्मोनल असेसमेंट करना है तो हमें कौन सी स्मेयर यहां पर बनानी रहेगी, कौन सी स्मेयर आइडियल होगी साइटो हार्मोनल असेसमेंट के लिए? सर्वाइकल स्मेयर, वेजाइनल पूल स्मेयर, लेटरल वेजाइनल स्मेयर या इंडो सर्वाइकल स्मेयर? मेरे भाई सी ऑप्शन राइट होगा। जब आपसे पूछे साइटो हार्मोनल असेसमेंट अगर करना है, हार्मोनल असेसमेंट करना है, तो आप बताओगे लेटरल वेजाइनल स्मेयर, एलवीएस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलवीएस बनाएंगे, लेटरल वेजाइनल स्मेयर बनाएंगे। किसके लिए? साइटो हार्मोनल असेसमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेशेंट प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन बिफोर अ पैप स्मेयर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें पैप स्मेयर का जो है क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पेशेंट प्रिपरेशन। हाँ, हमें पैप स्मेयर लेनी है किसी भी पेशेंट से, तो हमें यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा जो है करेक्ट नहीं है, गलत है। ठीक, वो बताना है। लिखा है एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स फॉर 24 to 48 आवर। हाँ मेरे भाई, हम पेशेंट को जैसे किसी का पैप स्मेयर बनाना है, उस पेशेंट से बोलते हैं कि आप यानी 48 घंटे तक, 2 दिन तक जो है आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। एकदम बात ये सही है। ठीक, ये हम उसको बताते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि अवॉइड करना है वेजाइनल डचिंग फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे तक वेजाइना को आप क्लीन नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है, ये भी बताते हैं, एकदम सही बात है। लिखा है कि कलेक्ट सैंपल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये बात एकदम गलत है। हम तो इस चीज को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अवॉइड करते हैं। जब ये अगर हो रही होगी तो हम क्या करेंगे? तब हम जो है पैप स्मेयर के सैंपल नहीं लेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होगी, तो वहां पर आपका ब्लड भी होगा और इंडोमेट्रियम भी होगी, तो हम वहां पर वो अच्छा असेसमेंट नहीं होगा। इसीलिए इस चीज को यहां पर क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जो गलत है वही हमसे पूछा गया है, तो यहां से सी ऑप्शन राइट हो रहा है। फिर देखो आगे लिखा है, क्या लिखा है? ये बात लिखी है अवॉइड इंट्रावेजाइनल मेडिकेशन फॉर 1 वीक। अगर किसी को इंट्रावेजाइनल मेडिकेशन चल रहा है, यानी जो वेजाइना के थ्रू मेडिकेशन यानी दवा चल रही है,
तो वो भी आपको क्या है उससे बोलनी है कि 1 वीक तक आपको नहीं लेनी है, देन उसके बाद पैप स्मेयर होगा। तो ये तीनों की तीनों बात यहां पर आपकी जो दिख रही है एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ जाएं, देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट अ कन्वेंशनल पैप स्मेयर। पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो हम लोग कन्वेंशनल सर्वाइकल स्मेयर बनाते हैं, कन्वेंशनल सर्वाइकल स्मेयर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर्स स्पेचुला। ये जो एयर्स स्पेचुला है इसका यूज करते हैं हम मेरे भाई 360 डिग्री इसको रोटेट कर देते हैं और इसको रोटेट करने के बाद हम लोग जो है सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। आगे बात आती है स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, स्मेयर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड इमीडिएटली फॉर द साइटोलॉजी बिकॉज। अगर हम कोई भी स्मेयर बना रहे हैं उसको तुरंत हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरे भाई जो एक्सफोलिएट सेल्स होती हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं रैपिडली, तेजी से। जो एक्सफोलिएट सेल्स होती हैं वो डिजनरेट करती हैं बहुत तेजी से, इसीलिए हम लोग उनको क्या करते हैं, उनको फिक्स कर लेते हैं। लिखा है फॉर द इंडोस्कोपिक कलेक्शन। अगर कोई इंडोस्कोपिक कलेक्शन है फ्रॉम द जीआईटी, कहां से कर रहे हैं, जीआईटी से कर रहे हैं। द ब्रश इज हाउस्ड इन द टेफ्लॉन सीट। जो ब्रश है उसको टेफ्लॉन सीट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, इसीलिए मेरे भाई रखते हैं क्योंकि प्रिवेंट, हम रोकते हैं लॉस ऑफ साइटोलॉजी मटेरियल, जो हमारा साइटोलॉजी मटेरियल है उसका लॉस ना हो, ठीक है। एटलीस्ट हाउ मेनी अर्ली मॉर्निंग स्पुटम सैंपल, यहां से हमसे पूछ रहा है कितने जो है अर्ली मॉर्निंग स्पुटम के सैंपल कलेक्ट किए जाने चाहिए रिस्पायरेटरी साइटोलॉजी। अगर हम रिस्पायरेटरी रिलेटेड साइटोलॉजी कर रहे हैं तो हमको जो स्पुटम का सैंपल लेना है अर्ली मॉर्निंग का, उसके कम से कम कितने जो है हमें सैंपल कलेक्ट करवाने चाहिए, तो लगभग आपके जो है मिनिमम आपसे कम से कम 3, ठीक है। आगे बात आती है विच यूरिन स्पेसिमेन इज प्रेफर्ड। कौन सा यूरिन का स्पेसिमेन प्रेफर्ड किया जाता है फॉर रूटीन यूरिन साइटोलॉजी। रूटीन यूरिन साइटोलॉजी के लिए कौन सा जो है स्पेसिमेन यहां पर प्रेफर करते हैं, तो मेरे भाई जो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन होता है उसको क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड होता है उसको जो है नहीं लेते हैं, जो सेकंड वाइडेड मॉर्निंग स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग जो है प्रेफर करते हैं। लंग कैंसर इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ, जो हमारा लंग कैंसर है, ठीक, अगर उसकी डायग्नोसिस करनी है तो किसके हेल्प से करेंगे, स्पुटम का स्पेसिमेन लेंगे, यूरिन का लेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का लेंगे, सलाइवा का लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पीछे ही बताया था, अब फिर मैं आपको इस चीज को बताने जा रहा हूं कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं। सलाइवा का लंग्स से कोई रिलेटेड है, सलाइवा का लंग से रिलेटेड नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो फिर लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पेसिमेन, जीआईटी का रिलेटेड लंग से है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा आपको कैंसर से। फिर यूरिन का लंग से कोई मतलब नहीं है, इसको भी काट देंगे। अब देखो स्पुटम स्पेसिमेन की बात आती है, जब भी आप स्पुटम स्पेसिमेन देख रहे हो, स्पुटम का मतलब हिंदी में समझो जो बलगम होता है, और ये बलगम आता कहां से है, आप ये जब पाथवे मैंने रेस्पिरेटरी पढ़ाया तो सारा का सारा पाथवे पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे 2 लंग्स होते हैं, लंग्स में सबसे जो है यूनिट जो इकाई है वो क्या है, एल्वोलाई है, और जो हमारा पाथवे है पूरा का पूरा वहीं से क्या है, उसी से सिक्रीशन जो होता है स्पुटम। उसी के लिए मेरे भाई अगर स्पुटम हमने देख लिया तो हमें क्या है, लंग कैंसर का पता लग सकता है, तो यहां से ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी आपको लॉजिकल और रीजनिंग भी आनी चाहिए जिससे आप कुछ क्वेश्चन आसानी से सही कर पाओ, ठीक है। लिखा है स्पुटम इज प्रिजर्व्ड इन, स्पुटम को हम लोग किसमें प्रिजर्व करते हैं, तो मेरे भाई स्पुटम को प्रिजर्व करते हैं 70% अल्कोहल में, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। स्पुटम को हम लोग प्रिजर्व करते हैं किसमें, 70% अल्कोहल में। विच स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर, कौन सी स्पेसिमेन कलेक्ट की जाती है स्टडी ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर आपको देखना है, यानी जो रिस्पिरेशन वाले ट्रैक में रास्ते में कोई भी डिसऑर्डर है, तो कौन सा स्पेसिमेन हम लोग लेंगे, फिर वही बात आ गई यहां पर, लिखा है ए ऑप्शन स्पुटम, हम इसी को मान देंगे। क्यों भैया, रिस्पायरेटरी ट्रैक में मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम स्पुटम लेंगे। चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन जब आप देखोगे लिखा है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये किसके चारों ओर प्रेजेंट होता है, हार्ट के चारों ओर प्रेजेंट होता है, ठीक। सलाइवा आपकी माउथ में है, यूरिन आप किडनी से रिलेटेड अगर जाओगे तो यहां से तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, इररिलेवेंट है, इनको आप काट देंगे। पैप स्मेयर फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट इज टेकन फ्रॉम, हमें जो है पैप स्मेयर बनानी है और फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट, और हमें क्या करना है, हार्मोनल इफेक्ट देखना है, तो कहां से लेंगे जो है, तो हम सर्विक्स से सैंपल लेंगे, लेटरल वेजाइनल वॉल से लेंगे, यूट्रस से लेंगे, या फिर इंडो सर्वाइकल कैनाल से लेंगे। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन राइट होगा। मैंने आपको बताया अगर आपको हार्मोनल असेसमेंट करना है, हार्मोनल इफेक्ट देखना है, तो लेटरल वेजाइनल वॉल से आप जो है पैप स्मेयर बनाएंगे।
लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अगर एलबीसी का फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बताएंगे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है ए फिक्सेशन टेक्निक है या ए मोनोलेयर साइड प्रिपरेशन मेथड है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है इसमें क्या होता है, ये मोनोलेयर स्लाइड की प्रिपरेशन करने का मेथड होता है। आगे देखिएगा अभी और इसके बारे में चीजें आपको आएंगी, सारा का सारा आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक, तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी क्या है, ये मोनोलेयर साइड प्रिपरेशन का मेथड है। ठीक है, जहां पर जो है एक मेथड होता है थिन प्रेप, क्या होता है थिन प्रेप, एलबीसी में आता है यूज विच टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, जो आपकी थिन प्रेप होता है उसमें कौन से टाइप का प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, एथेनॉल बेस्ड करते हैं, फॉर्मेलिन बेस्ड करते हैं, मेथनॉल बेस्ड करते हैं, या फिर एसीटोन बेस्ड यहां पर प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। यहां से मेरे भाई आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मेथनॉल बेस्ड जो है यहां पर हम लोग जो है प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्वायर पैथ, क्या है स्क्वायर पैथ जो है ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहीं पूछे जो स्क्वायर पैथ होता है ये ऑपरेट होता है किसके प्रिंसिपल पर, तो आप बताएंगे ये ऑपरेट होता है ग्रेविटी सेडिमेंटेशन पर। किस पर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन पर। क्वेश्चन है द डिपॉजिट साइड प्रोड्यूस बाय थिन प्रेप ऑन द ग्लास साइड। मैंने आपको बताया कि जो आपका थिन प्रेप होता है यहां पर मोनोलेयर स्लाइड प्रिपरेशन होता है, तो यहां पर जो स्लाइड का प्रिपरेशन हो रहा है उसका ये पूछ रहे हैं कि डिपॉजिट साइड क्या है, साइज क्या है। तो जो डिपॉजिट साइज होता है वो होता है 20 mm डायमीटर, कितना होता है 20 mm डायमीटर होता है। और ये जो 12.5 लिखा है ये आपका स्क्वायर पैथ का होता है, किसका होता है, स्क्वायर पैथ का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वामस सेल रिक्वायर फॉर एन एडुकेट एलबीसी सर्वाइकल स्मेयर। अगर यहां पर मेरे भाई क्या पूछा है कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है तो यहां पर मिनिमम जो है नंबर ऑफ स्क्वामस सेल कितने होने चाहिए, 5000 होने चाहिए। अगर आप कन्वेंशनल बना रहे हैं, कन्वेंशनल पैप स्मेयर के लिए अगर आपसे पूछ देता तो कन्वेंशनल पैप स्मेयर में आपके जो है मिनिमम 12000 होने चाहिए। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी लिक्विड बेस्ड सर्वाइकल स्मेयर अगर आपको बनानी है तो यहां पर मिनिमम एक स्क्वामस सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 5000 होती है। ठीक है, फॉर द फ्लूइड साइटोलॉजी के लिए द फ्लूइड हैज टू बी कलेक्टेड इन, किसमें जो है फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है फ्लूइड साइटोलॉजी के लिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ईडीटीए में करते हैं। किसमें करते हैं, ईडीटीए में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज द सीरस फ्लूइड, पूछा जा रहा है कि सीरड फ्लूइड जो है इसमें से कौन सा क्लासिफाइड है सीरस फ्लूइड। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सीरस फ्लूइड क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। सीरस कैविटी से, कहां से, सीरस कैविटी से कौन कौन से जैसे आपके फ्लूइड हो गए, जैसे आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड किसके चारों ओर होता है, हार्ट के चारों ओर होता है। ऐसे ही आपका प्लूरल फ्लूइड हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, सीरस फ्लूइड हैं। जैसे यहां पर सी ऑप्शन में देखो आपके सामने लिखा हुआ है प्लूरल फ्लूइड, ये क्या है, ये ऐसा सीरस फ्लूइड है जो कहां से निकलता है, सीरस कैविटी से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस हो गया हमारे स्टमक से निकलेगा। ब्रेस्ट सिक्रीशन क्या है, ये ब्रेस्ट से निकलता है। स्लाइवा हमारे जो है माउथ में जो है माउथ से सिक्रीशन होता है इसका। ठीक है, आगे बात आती है ब्रोंको एवियोलर लेवेज, क्या होता है, बाल, एक बाल फ्लूइड जिसको बोलते हो ब्रोंको एवियोलर लेवेज, पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, किसके डायग्नोसिस के लिए बाल फ्लूइड हम लोग लेते हैं यानी ब्रोंको एवियोलर लेवेज हम लोग निकालते हैं। ये मेरे भाई यूजफुल है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए, किसके लिए, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है उसके लिए यूजफुल है। जैसे बात करें कौन सा आपका है, निमोसिस्टिक जीरोबेसी। ठीक है, निमोसिस्टिक जीरोबेसी, तो यहां से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बाल फ्लूइड है वो यूजफुल है किसके डायग्नोसिस में, आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में। सीएसएफ साइटोलॉजी स्पेसिमेन शुड बी प्रोसेस्ड विद इन, कितनी देर में आपका जो सीएसएफ का जो है साइटोलॉजी स्पेसिमेन है उसको कर लेना चाहिए, प्रोसेस कर लेना चाहिए, तो विद इन जो है 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे के अंदर इसको कर लेना चाहिए। गैस्ट्रिक एस्पायरेट मस्ट बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली बिकॉज, जो हमारा गैस्ट्रिक जो है एस्पिरेट है उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको प्रोसेस कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहां पर क्या होता है, लो पीएच होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इस वजह से। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इज 1:9 रेशियो, 1:9 के रेशियो में कौन सा एंटीकोगुलेंट मेरे भाई यूज किया जाता है फॉर द इफ्यूजन फ्लूइड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जो हमारा इफ्यूजन फ्लूइड प्रिजर्वेशन है उसके लिए, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अमोनियम ऑक्जिलेट। कौन सा यूज करते हैं, अमोनियम ऑक्जिलेट को यूज करते हैं। इन बफी कोड प्रिपरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, बफी कोड प्रिपरेशन बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछ दें कि बफी कोड प्रिपरेशन क्यों बनाते हैं साइटोलॉजी में, तो आप बताएंगे कि हीमोरेजिक सैंपल है,
अगर हीमोरेजिक सैंपल आ गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बफी कोट प्रिपेयर करते हैं, बफी कोट बनाते हैं। तो जो बफी कोट है वो रिप्रेजेंट करती है, आप देखोगे जो बफी कोट है वो WBC एंड प्लेटलेट्स की लेयर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, आपका कौन सा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है आपसे पूछा जा रहा है। जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है वो आपका है कॉर्नाइस फ्लूइड। कौन है, कॉर्नाइस फ्लूइड आपका साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है। विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मेयर टू द लेबोरेटरी, हमसे ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हैं। तो मेरे भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मेयर के लिए हम लोग जो फिक्सेटिव है वो यूज करते हैं कार्बोवैक्स फिक्सेटिव। कौन सा, कार्बोवैक्स फिक्सेटिव यूज करते हैं। कार्बोवैक्स इज अ फिक्सेटिव, पूछा जा रहा है कार्बोवैक्स जो है वो डैश अ फिक्सेटिव है, तो ये ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव है। कौन है, ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन है इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी विच एसिड इंक्रीज द न्यूक्लियर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो एक्सफोलिएट साइटोलॉजी है तो उसमें विच एसिड इंक्रीज द न्यूक्लियर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, कौन सा जो है आपका न्यूक्लियर एसिड न्यूक्लियर स्टेनिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा करता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है, न्यूक्लियर जो स्टेनिंग है उसको मेरे भाई क्या कर देता है, वो आपका इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है। देखो एक क्वेश्चन पीछे था कार्बोवैक्स, जो कार्बोवैक्स मैंने आपको बताया था ये ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। और ये किस नाम से आता है, ये कार्बोवैक्स नाम से आता है, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं कि ईथर एल्कोहल यूज्ड एज फिक्सेटिव, कहां, हमसे ये देखो पूछ दिया कि ईथर और एल्कोहल है उनका प्रयोग किया जाता है एज कैसे, फिक्सेटिव के रूप में, किसमें, इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में। इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में जो हम लोग ईथर और एल्कोहल का एज ए फिक्सेटिव यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं 1:1 के रेशियो में। विच फिक्सेटिव इज यूज्ड इन पाइप स्टेनिंग, पाइप स्टेनिंग में कौन सा फिक्सेटिव जो है यूज किया जाता है, तो मेरे भाई यहां पर यूज करते हैं एल्कोहल एंड ईथर, इक्वल पार्ट में एल्कोहल और ईथर को यूज करते हैं। इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी विच फिक्सेटिव काज श्रिंकेज, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव श्रिंकेज काज करा देता है और हीमोलिसिस ऑफ इरेथ्रोसाइट, और इरेथ्रोसाइट का जो है, जो हमारी आरबीसी है उनका हीमोलिसिस कर देता है। तो ये कौन करता है, ये मेरे भाई कर देता है कॉर्नाइस फ्लूइड। कौन करता है, कॉर्नाइस फ्लूइड करता है। Which substance are present in aerosol, अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एरोसॉल स्प्रे फिक्सेटिव यूज्ड इन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। जो एरोसॉल्स स्प्रे फिक्सेटिव हैं उनमें कौन से सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं, तो मेरे भाई यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके बोथ एल्कोहल एंड वैक्स। कौन से, एल्कोहल एंड वैक्स आपके क्या होते हैं, दोनों के दोनों एरोसॉल स्प्रे फिक्सेटिव। अगर आपसे पूछे जो एरोसॉल्स स्प्रे फिक्सेटिव है उनमें क्या क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे एल्कोहल भी होता है और वैक्स भी होता है। द आइडियल एंड मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव, आइडियल एंड मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव किसके लिए, फॉर द गायनिकोलॉजिकल साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट स्मेयर, ठीक है। अगर आपकी गायनिकोलॉजिकल, ठीक है, साइटोलॉजिकल स्मेयर है तो हमसे पूछ रहे हैं आइडियल एंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव कौन सा है, तो ये जो है 95% एथिल एल्कोहल होता है। 95% जो एथिल एल्कोहल होता है ये आपका आइडियल और मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव है जो आपका गायनिकोलॉजिकल स्मेयर में यूज करते हैं। क्वेश्चन है स्मेयर फिक्स फॉर रोमैनोवास की, अगर स्मेयर है हमें फिक्स करनी है और हमें स्टेनिंग करनी है रोमैनोवास की स्टेन, जैसे आपकी एमजीजी हो गई, तो हमें स्टेनिंग शुड बी, हमें जो है स्मेयर, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, रोमैनोवास की स्टेन करनी है। तो अब हम स्मेयर को वेट ड्राई फिक्स करेंगे या एयर ड्राई करेंगे या फॉर्मेलिन में फिक्स करेंगे या हम कॉर्नाइस फिक्सेटिव में फिक्स करेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अगर हमें रोमैनोवास की स्टेन करनी है, अगर हमें रोमैनोवास की स्टेन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एयर ड्राई जो है क्या करना पड़ेगा, एयर ड्राई करना पड़ेगा। और अगर हमें पाइप स्मेयर बनानी है, अगर हमें पाइप स्मेयर बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेरे भाई वेट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, वेट फिक्स करना पड़ेगा पाइप स्मेयर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, अगर बनता है अच्छा क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ठीक है। कॉर्नाइस फिक्सेटिव इज स्पेशली यूज फॉर, जो कॉर्नाइस फिक्सेटिव हैं वो स्पेशली यूज किए जाते हैं किसके लिए, लिखा है सेल वॉक प्रिपरेशन में, हेमोरेजिक या फिर ब्लड साइटोलॉजी सैंपल में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में। मैंने पीछे ही आपको बताया कि जो कॉर्नाइस फिक्सेटिव है वो क्या कराता है, पीछे आप देखोगे तो काज श्रिंकेज एंड हीमोलिसिस। वही आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछा है कि स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं, तो देखो लिख दिया है हेमोरेजिक एंड साइटोलॉजी सैंपल। अगर कोई हेमोरेजिक आपका साइटोलॉजी सैंपल है तो आप कॉर्नाइस फिक्सेटिव क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं।
क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ कॉर्नोइस फिक्सेटिव। कॉर्नोइस फिक्सेटिव में कंपोजिशन क्या होता है? तो मेरे भाई जो कंपोजिशन आपका होता है वो इथेनॉल होता है 60 ml, क्लोरोफॉर्म होता है 30 ml और ग्लाइसियल एसिटिक एसिड होता है 10 ml। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉर्नोइस फिक्सेटिव है उसमें आपका इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और गैसियल एसिटिक एसिड आपका होता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। लिखा है द बेस्ट फिक्सेटिव। आपका बेस्ट फिक्सेटिव जो है वो फॉर द सेल ब्लॉक, किसके लिए? सेल ब्लॉक प्रिपरेशन के लिए एंड द इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में जो है हम लोग सेल ब्लॉक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा है? तो अगर हम सेल ब्लॉक बना रहे हैं, देखो जैसे हम हिस्टो में ब्लॉक बनाते थे ऐसे हम साइटोलॉजी में ब्लॉक बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि यहां पर हम लोग 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड जो है 2 to 5%, जो हमारा ग्लूटाल्डिहाइड 2 to 5% है, यूज किया जाता है एज ए फिक्सेटिव फॉर, किसके लिए? हम लोग ग्लूटाल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं एज ए फिक्सेटिव अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी हो, ठीक है। द ऑप्टिमल स्प्रे डिस्टेंस, पूछा जा रहा है कि ऑप्टिमल स्प्रे जो डिस्टेंस है फ्रॉम द कोटिंग फिक्सेटिव स्प्रे फिक्सेटिव इज। हमसे ये कह रहे हैं कि जो ऑप्टिमल स्प्रे करने की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो हमें बताओ। जैसे हमें कि कोई कोटिंग फिक्सेटिव या फिर स्प्रे फिक्सेटिव डाल रहे हैं स्लाइड पर, तो जितनी कितनी दूरी से हमें डालना चाहिए? तो हमें डालना चाहिए 10 से 12 इंचेस। ये नहीं कि आप एकदम उसको पास से डाल दोगे तो क्या होता है, आप जैसे स्प्रे, जैसे आप जो है बॉडी स्प्रे डालते हो, आप देखते हो उसमें प्रेशर रहता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर है बहुत ही पास से डाल दोगे तो स्मेयर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि 10 से 12 इंचेस क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। बिफोर स्टेनिंग ए स्प्रे फिक्स स्मेयर मस्ट बी ट्रीटेड विद। हमें क्या करना है? अब स्प्रे फिक्स जो है स्मेयर है उसकी क्या करनी है? स्टेनिंग करनी है। तो हमको उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा पहले? तो पहले हमें जो स्प्रे फिक्स किया है उस स्प्रे को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 95% अल्कोहल को ओवरनाइट के लिए क्या करते हैं? डाल देते हैं, ठीक। ओवरनाइट 95% अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं? डाल देते हैं। क्वेश्चन है आपका स्प्रे फिक्सेटिव, जो हम लोग स्प्रे फिक्सेटिव शुड नॉट बी यूज्ड फॉर, हमें किसके लिए यूज नहीं करना चाहिए? जो हमारा स्प्रे फिक्सेटिव है वो हम लोग नहीं यूज करना चाहिए हमको फ्लूइड स्पेसिमेन के लिए। अगर कोई फ्लूइड स्पेसिमेन है उसमें हम लोग स्प्रे फिक्सेटिव यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मिनिमम फिक्सेशन टाइम, हमसे ये पूछा गया है कि मिनिमम फिक्सेशन टाइम क्या है फॉर द साइटोलॉजी स्मेयर इन द वेट फिक्सेटिव। वेट फिक्सेटिव में साइटोलॉजी की स्मेयर जो है उसमें मिनिमम फिक्सेशन टाइम कितना चाहिए? लिखा है 10 से 15 मिनट। अगर ये कहीं कहीं बार आप देखोगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा हुआ आ जाए तो आप वो भी लगा सकते हो, आप 40 मिनट ना लगा देना, 10 से 15 मिनट ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के समथिंग, 10 से 25 मिनट तक भी कहीं कहीं पर आपका काम चल जाएगा। जो आपकी जिनको कह लें बहुत अच्छी बुक है उनमें भी कहीं पर आप देखोगे तो लिखा हुआ मिल जाता है 15 से 30 मिनट समथिंग, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम फिक्सेशन टाइम फॉर द साइटोलॉजी स्मेयर इन द वेट फिक्सेटिव 10 से 15 मिनट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लगा दोगे 10 से 15 मिनट। फिर आपसे पूछा गया है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन है फॉर द रूटीन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, अगर हमें रूटीन एक्सफोलिएट साइटोलॉजी जो है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन कौन सी हमारी होगी, तो आप बताएंगे उसके लिए हमारी कौन सी होती है? साइटोलॉजी की शुरुआत जब हमने की तभी मैंने आपको बताया उसके लिए हमारी जो स्टेन है वो कौन सी है? पैप स्टेन है। तो अगर हमसे पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन हमसे पूछे कि एक्सफोलिएट साइटोलॉजी है तो हम लोग कौन सी करते हैं? पैप स्टेन करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन, पूछा है हमसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी। गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के लिए मोस्ट कॉमनली स्टेन कौन सी है? ये भी मेरे भाई पैप स्टेन है और इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, पैपिनोकोलाउ स्टेन, ठीक है। Which stain is used for exfoliate cells for the detection of malignant cell? क्या कहा है? कौन सी स्टेन यूज की जाएगी फॉर द एक्सफोलिएट सेल? जो एक्सफोलिएट सेल हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेलिंगेंट सेल। अगर हमें मेलिंगेंट सेल का डिटेक्शन करना है तो हम कौन सी यहां पर स्टेन करेंगे? तो वही बात है आपकी, आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे? पैप स्टेन करेंगे। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरे भाई द न्यूक्लियर स्टेन यूज इन पैप स्टेनिंग। अब पैप स्टेनिंग में न्यूक्लियर स्टेन कौन सा होता है आपको बताना है। तो न्यूक्लियर स्टेन जो है यूज किया जाता है पैप स्टेनिंग में, ईओसिनेज्योर करते हैं, ऑरेंज जिसको बोलते हैं ऑरेंज G6 या OG6 उसको करते हैं, या फिर हैरिस हीमोटॉक्सिलिन को करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा कि हैरिस हीमोटॉक्सिलिन जो है न्यूक्लियर को स्टेन करता है पैप स्टेनिंग में। पूछा है कलर क्या हैगा, कलर क्या होगा आपका न्यूक्लियस का पैप स्टेनिंग में? ब्लू ब्लैक कलर का होगा, आपका येलो कलर का दिखेगा, आपका रेड कलर का दिखेगा, या फिर आपका पिंक कलर का दिखेगा। न्यूक्लियस है पैप स्टेनिंग में आपका ब्लू ब्लैक कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लू ब्लैक कलर का दिखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि किस तरीके का कलर कौन देगा, ठीक, ज्यादातर। आगे बात आती है जो हमारा OG6 होता है, ऑरेंज G6 है इन पैप स्टेन
स्पेसिफिकली स्टेन किसको स्टेन करता है? तो न्यूक्लियस को स्टेन करता है, साइटोप्लाज्म को करता है, कि केराटिन को करता है, या बैक्टीरिया को करता है? तो जो हमारा OG6 होता है ये केराटिन को स्टेन करता है और कैसा कलर देता है? ऑरेंज रेड कलर का ये जो है आपको कलर देता है। तो अगर ये पूछा जाए कि आपका OG6 है वो कैसा कलर दे, वो किसको स्टेन करता है? वो आपका केराटिन को स्टेन करता है और आपका ऑरेंज रेड कलर का दिखता है। ठीक है, इन पाइप स्टेनिंग, जो हमारी पाइप स्टेनिंग है उसमें जो इओसिन एज्योर होता है जिसको बोलते हैं EA, उसमें कंटेंस विच 3 डाई, इसमें 3 डाई होती हैं, उन 3 डाई के आपसे नाम पूछा है। तो जो इओसिन एज्योर है इसमें एक डाई होती है इओसिन वाई, दूसरी होती है बिस्मार्क ब्राउन और तीसरी होती है लाइट ग्रीन SF। ठीक है, तो क्या बताया कि जो इओसिन एज्योर है उसमें आपकी इओसिन वाई, बिस्मार्क ब्राउन, लाइट ग्रीन SF, ये 3 आपकी क्या होती हैं? डाई होती हैं। द कलर ऑफ साइटोप्लाज्म, हमसे पूछा है कि साइटोप्लाज्म का कलर क्या होगा पाइप स्टेन में? पिंक या फिर ब्लू ग्रीन होगा, ओनली ब्लू होगा, येलो होगा, ऑलवेज ऑरेंज होगा? तो मेरे भाई जो साइटोप्लाज्म का कलर है आपका पिंक या फिर ब्लू ग्रीन टाइप का होगा। तो यहां से आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है इन पाइप स्टेन स्मेयर, हमारी क्या है कि एक पाइप स्टेन स्मेयर है, साइटोप्लाज्म ऑफ नॉन क्रिएटिनाइज, जो साइटोप्लाज्म है वो नॉन क्रिएटिनाइज स्क्वेमस सेल है, उसमें हमारी नॉन क्रिएटिनाइज स्क्वेमस सेल दिखती हैं कैसी? एक पाइप स्टेन स्मेयर है जिसमें जिसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें नॉन क्रिएटिनाइज स्क्वेमस सेल हैं, वो हमारी स्क्वेमस सेल कैसी दिखती हैं? तो मेरे भाई वो दिखती हैं ब्लू ग्रीन कलर की, जिसको हम लोग कह सकते हैं साइनोफिलिक। क्या कहते हैं? साइनोफिलिक। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर की आपको दिखेंगी। लिखा है द ब्लूइंग स्टेप, क्या है? ब्लूइंग स्टेप जो है आपका पाइप स्टेनिंग में वो अचीव किया जाता है बाई किसके द्वारा? जो ब्लूइंग आपका स्टेप है पाइप स्टेनिंग में, ब्लूइंग स्टेप में क्या हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसको अचीव करते हैं आपको बताना है। तो उसको अचीव करते हैं लिथियम कार्बोनेट सोल्यूशन से या फिर रनिंग टैप वाटर से। जो ब्लूइंग स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? लिथियम कार्बोनेट सोल्यूशन डालते हैं या फिर रनिंग टैप वाटर जो है यूज करते हैं। टू डार्क न्यूक्लियर स्टेनिंग इन पाइप स्टेन, हम जो पाइप स्टेन कर रहे हैं उसमें टू डार्क न्यूक्लियर स्टेनिंग इन पाइप स्टेन काज्ड बाई, क्यों ये जो है आपकी न्यूक्लियर बहुत ज्यादा डार्क स्टेन हो गया, क्यों हो सकता है? यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें आप देखोगे अगर आपने डिफरेंशियल जो है इनसुफिशिएंट कर दिया, क्या किया? डिफरेंशियल अगर आपने जो है डिफरेंशिएशन जो है इनसुफिशिएंट अगर आपने कर दिया तो आपका न्यूक्लियर आपको डार्क स्टेन दिखेगा, बहुत ज्यादा डार्क स्टेन दिखेगा, जिसको हम किससे करते हैं? एसिड अल्कोहल से करते हैं। या फिर एसिड अल्कोहल कम था या फिर आपने उसको कम टाइम के लिए डाला तो जो यहां पर डिफरेंशिएशन है वो नहीं हो पाएगा और आपका जो न्यूक्लियर है वो आपको कैसा दिखेगा? न्यूक्लियर की स्टेनिंग डार्क हो जाएगी। लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोमाइनोवास्की स्टेन इन साइटोलॉजी, बढ़िया क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी में मोस्ट कॉमनली सबसे अधिक यूज की जाने वाली रोमाइनोवास्की स्टेन कौन सी है? तो मेरे भाई ये होती है MGG, मेग्रुनाल जिम्सा। कौन सी होती है? मेग्रुनाल जिम्सा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भाई आपको स्टेनिंग पर हम लोग चल रहे हैं, साइटोलॉजी की शुरुआत की है, स्टेनिंग पर आ चुके हैं, अभी आपका थोड़ा सा बचा हुआ है। लगभग आपके यहाँ पर जो है 72 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गए हैं, 70 क्वेश्चन आपके और भी होने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से आपका एक एक पॉइंट यहाँ पर रिवाइज हो रहा होगा। अगर आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं तो मेरे भाई आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को जो है शेयर करिए, एक मोटिवेट कमेंट आप जो है कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाए उससे। MGG स्टेन क्या है मेरे भाई? MGG स्टेन कह रहा है कि इन सुपीरियर टू पाइप स्टेन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेटिंग, अगर हमें किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम MGG स्टेन जो है करते हैं यानी सुपीरियर होती है पाइप स्टेन। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा लिखा है ए ऑप्शन न्यूक्लियर क्रोमेटिक डिटेल के लिए, केराटिन के लिए, मेटाक्रोमेटिक सब्सटेंस के लिए या फिर हार्मोनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, हार्मोनल स्टेटस अगर आपको देखना है या मेटाक्रोमेटिक सब्सटेंस देखने, मेरे भाई आपको बताते हैं कि जो MGG स्टेन है वो सुपीरियर होती है पाइप स्टेन में अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है मेटाक्रोमेटिक सब्सटेंस। मेटाक्रोमेटिक सब्सटेंस जैसे आपका म्यूकस हो गया, एमोलाइड हो गया, एमाइलाइड हो गया, अगर इनको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो आपकी MGG स्टेन क्या होती है? बेस्ट होती है। क्वेश्चन है इन MGG स्टेनिंग बैक्टीरिया अपीयर, अगर हम MGG स्टेन करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे कैसे दिखते हैं? रेड कलर के दिखते हैं, पिंक कलर के दिखते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं, आपके ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो यहां से ध्यान रखना बैक्टीरिया, क्या ध्यान रखोगे? बैक्टीरिया MGG स्टेन में कैसे दिखते हैं? आपके ब्लू कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ब्लू कलर के दिखते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस स्टेन विच कलर इन पाइप स्टेन, अगर पाइप स्टेन आप कर रहे हैं उसमें कैंडिडा एल्बिकेंस है तो वो किस कलर का आपको दिखेगा? तो वो आपको दिखता है रेड टू पेल पिंक। कैसा? रेड टू पेल पिंक आपको दिखता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस क्या लिखा हुआ है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो स्टेन विच कलर इन पाइप स्टेन, पाइप स्टेन में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस आपको कैसा दिखता है? तो मेरे भाई ये आपको दिखता है ग्रे ग्रीन। कैसा दिखता है? ग्रे ग्रीन टाइप का आपको ये आपका ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है ये आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है। ठीक है, क्या है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है
और ये आपको दिखता है कैसा, ग्रे ग्रीन कलर का दिखता है पैप स्टेनिंग में। क्वेश्चन आता है विच स्टेन इज डिमॉन्स्ट्रेट, कौन सा स्टेन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलाई। जो हमारे एसिड फास्ट बैसिलाई हैं उनको जो है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा हमसे पूछ रहे हैं स्टेन करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रेड ऑन द ब्लू बैकग्राउंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही सारी चीजें इन्होंने क्वेश्चन में ही लिख दी। हमसे ये पूछ रहे हैं कि एसिड फास्ट बैसिलाई को डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो हम कौन सी स्टेन करेंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें, हम लोग करते हैं जेडन स्टेन, सभी को पता है कौन सी करते हैं, जेडन स्टेन करते हैं। लेकिन अच्छे जो क्वेश्चन है वो इसी में दिए हैं। जब हम लोग जेडन स्टेन एसिड फास्ट बैसिलाई की बात करोगे तो एक आता है ऑप्शन आपके सामने, सबसे पहला माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है रेड दिखता है और बैकग्राउंड उसका कैसा होता है, आपका ब्लू बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहां पर जेडन स्टेन करते हैं आपकी एसिड फास्ट बैसिलाई को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। गोमरी मेथिनामाइन सिल्वर जीएमएस क्या है, पूछा जा रहा है कि जो जीएमएस स्टेन है इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट, इस जीएमएस स्टेन को किसको डिमॉन्स्ट्रेट के लिए करते हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए करते हैं, फंगल की सेल वॉल के लिए करते हैं, एमाइलाइड के लिए करते हैं, कि ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। तो मेरे भाई जो आपकी जीएमएस स्टेन है वो की जाती है फंगस की सेल वॉल के लिए, चाहे वो आपका जैसे एल्बिकेंस हो गया, ये जितने फंगस हैं उनकी सेल वॉल के लिए क्या है, हम जीएमएस स्टेन करते हैं, गोमेरी मेथिनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। बात आती है कांगो रेड की, क्या लिखा हुआ है, कांगो रेड स्टेन लिखा हुआ है। मैंने कल बताया कि जो कांगो रेड है वो किसके लिए करते हैं, एमाइलाइड के लिए की जाती है। अब एमाइलाइड के लिए करते हैं तो पीछे ही मैंने हिस्टो में बताया था, उसमें अगर पोलराइज लाइट डालते हैं तो अगर आप पोलराइज लाइट डालेंगे, कांगो रेड आपने स्टेन किया है, उसमें अगर एमाइलाइड है तो एमाइलाइड मेरे भाई आपको दिखेगा एप्पल ग्रीन बाइफ्रेग्रेंस, ठीक, कैसा दिखेगा, एप्पल ग्रीन बाइफ्रेग्रेंस आपको दिखेगा। अगर यहीं पर प्लेन लाइट डालें, ठीक है, अगर हम पोलराइज लाइट ना डालकर हम आपकी प्लेन लाइट डालें तो कैसा दिखेगा, या ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, अगर हम ऑर्डिनरी लाइट डालते हैं तो आपका जो एमाइलाइड है, ऑर्डिनरी लाइट में आपका जो एमाइलाइड है वो आपका दिखता है डीप पिंक या फिर सैल्मॉन, ठीक, कैसा दिखता है, डीप पिंक या फिर सैल्मॉन कलर का। क्वेश्चन आता है पल्स पर्सियन रिएक्शन, जो हमारी पल्स पर्सियन रिएक्शन है वो किसके लिए करते हैं, जो हमारी पल्स पर्सियन रिएक्शन है वो हम लोग करते हैं आयरन के लिए, हीमोसाइड्रिन के लिए, सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। फिर आती है पास स्टेन, आपको पता है पास स्टेन जो है वो किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं, ग्लाइकोजन के लिए की जाती है, और इसका जो है देख सकते हो पॉलीसेकेराइड जो हो गया आपका ग्लाइकोजन। तो पास स्टेन किसके लिए करते हैं, पास स्टेन आपका ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। बात आती है विच स्टेन इज डिमॉन्स्ट्रेट द कैप्सूल, किसके लिखा है, कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स। अगर हमें कैप्सूल पूछा जा रहा है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स का डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो हम लोग स्टेन करते हैं म्यूसा कार्माइन स्टेन, कौन सी करते हैं, म्यूसी कार्माइन स्टेन की जाती है। अपार्ट फ्रॉम पैप स्टेन को छोड़कर विच स्टेन इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल फंक्शन फ्रॉम द वेजाइनल स्मेयर। अगर हमें हार्मोनल फंक्शन देखना है, वेजाइनल स्मेयर बनाई है, तो पैप स्टेन को छोड़कर हम कौन सी स्टेन यहां पर कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं सोर्स स्टेन, कौन सी कर सकते हैं, सोर्स स्टेन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन सोर्स स्टेनिंग हमारी कौन सी स्टेनिंग हुई है, सोर्स स्टेनिंग मेथड है जिसमें नॉन कन्फ्राइड, ठीक है, नॉन कॉर्निफाइड जो सेल्स हैं वो कैसी दिखती हैं, नॉन कॉर्निफाइड जो आपकी सेल हैं वो आपकी मेरे भाई दिखती हैं ग्रीन ब्लू कलर की, कैसी दिखती हैं आपकी, ग्रीन ब्लू कलर की दिखती हैं, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात आती है, देखिए एक चीज छूट गई है, अगर आपसे ये पूछे, क्या पूछते, डीएनए के जो है, डीएनए के लिए कौन सी स्टेन करते हैं, तो आप बताएंगे फ्यूलगन स्टेन। ये कल हिस्टो की क्लास में कराना चाहिए था, वहां पर ये चीज एक छूट गई कि डीएनए के लिए कौन सी स्टेन करते हैं, हम लोग फ्यूलगन स्टेन करते हैं, ठीक। एक दूसरी स्टेन होती है, कौन सी स्टेन होती है, गॉर्डाउन स्वीट्स स्टेन, एक ये स्टेन होती है, या फिर कहें गार्डाउन स्वीट्स स्टेन मेथड, ठीक है, ये कह लें। ये किसके लिए करते हैं, तो मेरे भाई ये की जाती है आपकी रेटिकुलिन के लिए, किसके लिए करते हैं, रेटिकुलिन के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज आपकी स्टेन में रह गई थी जो आपको मैंने करा दी। आगे देखिएगा क्वेश्चन है विच स्टेन इज यूज फॉर, कौन सी स्टेन हम लोग यूज करते हैं, बक्कल स्मेयर एग्जामिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमेटिन यानी बार बॉडी, ठीक। अगर हमें बार बॉडी का पता लगाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, बक्कल स्मेयर का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ऑफ सेक्स क्रोमेटिन। तो उसके लिए हम कौन सी स्टेन करते हैं, तो मेरे भाई उसके लिए स्टेन की जाती है आपकी मेथिलीन ब्लू या फिर ओरेसिन। कौन करते हैं, मेथिलीन ब्लू या फिर ओरेसिन करते हैं, किसके लिए, आपका बार बॉडी का पता लगाना
बनाना हो या फिर कह दें कि बक्कल स्मेयर का एग्जामिनेशन है तो हम उसमें जो है सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी का पता लगा रहे हैं तो कौन सी स्टेन करेंगे, मिथिलीन ब्लू या फिर ओरेसिन का प्रयोग करेंगे। लिखा है स्ट्रीकिंग प्रोसेस, जो स्ट्रीकिंग प्रोसेस है स्मेयर प्रिपरेशन के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द विच टाइप ऑफ स्पेसिमेन, किस टाइप की स्पेसिमेन है उसके लिए, म्यूकॉइड सिक्रीशन के लिए, स्पुटम के लिए, गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को अगर आप देख रहे हो तो सबका आप यहां पर देखो कि जो कंटेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम जैसी आपको दिखेगी, ठीक। चाहे वो म्यूकॉइड सिक्रीशन हो वो भी गाढ़ा होगा, स्पुटम आप जानते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक कंटेंट हो, सब में क्या होगी, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। इसीलिए हम लोग क्या है सभी के लिए स्ट्रीकिंग प्रोसेस क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। विच स्मेयर प्रिपरेशन, कौन सी स्मेयर की प्रिपरेशन जो मेथड है वो यूज किया जाता है फॉर यूरिनरी सेडिमेंटेशन, ठीक है। यूरिनरी सेडिमेंटेशन या फिर वेजाइनल प्लूल या फिर ब्रेस्ट सिक्रीशन या फिर सीरस फ्लूइड, चाहे वो यूरिन सेडिमेंट आपने बनाया हो, वेजाइनल प्लूल हो, बेस्ट का सिक्रीशन हो या फिर आपका सीरस फ्लूइड हो, तो हम स्मेयर प्रिपरेशन कौन से मेथड से करते हैं, स्ट्रीकिंग टेक्निक नहीं, स्प्रेडिंग टेक्निक नहीं, पुल अपार्ट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी हमारे पास, चाहे आपने यूरिन को स्पेसिमेन आया हो, उसका आपने सेडिमेंट लिया हो, ऐसे आप स्लाइड पर रखेंगे, दूसरी स्लाइड रखकर उसको खींच देंगे, इसको बोलते हैं पुल अपार्ट टेक्निक, ठीक है। ए साइटोसेंट्रोफ्रीज, आहा एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, देखो साइटोसेंट्रोफ्यूज से, ये क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूज से क्या हुआ था, पूछा गया आपका क्वेश्चन है कि साइटोसेंट्रीफ्यूज जो है यूज किया जाता है जो प्रोसेसिंग ऑफ साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन, जिनका जो सैंपल आपका आ रहा हो लेस देन 1 ml हो, अगर 1 ml से कम सैंपल है तो हम वहां पर साइटोसेंट्रीफ्यूज का यूज करेंगे, ठीक है। साइटोसेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर, साइटोसेंट्रीफ्यूज किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पुटम के लिए, यूरिन के लिए, सीएसएफ के लिए, या बोथ यूरिन एंड सीएसएफ, दोनों के लिए कर सकते हैं। स्पुटम के लिए नहीं यूज करेंगे, हम यूरिन के लिए भी कर सकते हैं, हम सीएसएफ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बोथ यूरिन एंड सीएसएफ, ठीक है। सेल ब्लॉक प्रिपरेशन, जो हमारा सेल ब्लॉक का प्रिपरेशन है प्राइमरली यूज फॉर, किसके लिए करते हैं, रैपिड डायग्नोसिस के लिए करते हैं, हार्मोनल असेसमेंट के लिए करते हैं, या फिर जो है इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री आईसीसी एप्लीकेशन के लिए। तो हमारे सेल ब्लॉक जो बनाए जाते हैं वो इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री के लिए बनाते हैं। अगर हमें इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री करनी है तो हमें सेल ब्लॉक हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। प्राइमरली जो है वो उसका यूज क्या है, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन का, कहां करते हैं, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में करते हैं। इन स्टैंडर्ड सेल ब्लॉक प्रिपरेशन, जो स्टैंडर्ड सेल ब्लॉक प्रिपरेशन है, जो क्लॉट बनता है इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, ठीक है। तो हम लोगों का जो सेल ब्लॉक बन रहा है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो वो क्लॉट जो बन रहा है उसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं, तो उसमें हम लोग प्लाज्मा और थ्रोम्बिन ऐड करते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा एंड थ्रोम्बिन ऐड करते हैं। अगर हमसे इसका अल्टरनेटिव पूछ ले कि मान लीजिए ये प्लाज्मा एंड थ्रोम्बिन नहीं है, तो हम अल्टरनेटिव क्या चीज यूज करेंगे, तो हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं हीटेड मोल्टेन अगार। क्या यूज करते हैं, हीटेड मोल्टेन अगार का यूज करते हैं। लिखा है विच स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर द सेक्स क्रोमेटिन यानी बार बॉडी एनालिसिस। अगर हमें बार बॉडी की एनालिसिस करनी है तो हम कौन सा स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे, मैंने आपको बताया कौन सा करेंगे, बक्कल स्मेयर जो है यहां से हम लोग स्पेसिमेन लेंगे। AAF क्या लिखा है, AAF फिक्सेटिव यानी एसिडिक एसिड एल्कोहल फॉर्मेलिन। एसिडिक एसिड एल्कोहल फॉर्मेलिन जो है वो आइडियल यूज किया जाता है किसके लिए, पैप स्मेयर के लिए, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, या फिर बक्कल स्मेयर के लिए। अब देखो जैसे ही आपने इसको देखा था, इस फिक्सेटिव को, लास्ट में आपको क्या दिखा था, लास्ट में फॉर्मेलिन दिखा था। अब जैसे ही फॉर्मेलिन आपने देखा था तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए थी कि फॉर्मेलिन जो है जहां पर यूज हो रही है सेल ब्लॉक के प्रिपरेशन में यूज होगी ऑफ द फ्लूइड स्पेसिमेन। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो AAF फिक्सेटिव है वहां सेल ब्लॉक का प्रिपरेशन करते हैं फ्लूइड स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है द गॉज ऑफ निडिल, हमसे पूछ रहे हैं कि गॉज क्या होता है निडिल का, जो हम लोग रूटीन एफएनएसी में यूज करते हैं। फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में जो हम लोग निडिल यूज करते हैं उसका गॉज क्या होता है, तो वो गॉज होती है आपकी यहां से 22 से 25, कितनी होती है, 22 से 25 गेज की जो है आपकी निडिल यहां पर यूज की जाती है। फिर बात आती है इन एफएनएसी द निडिल थिकनेस, हमसे पूछ रहे हैं निडिल की थिकनेस क्या होती है जो यूजली यूज की जाती है, उसकी रेंज क्या होती है। अगर एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो यहां से आपका 0.5 से लेकर 0.9 mm तक इसका जो है एक्सटर्नल डायमीटर होता है, ठीक है। अगर आप ये बोलो, एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपके मन में कहीं शंका है, आप सोचे इतने बेसिक क्वेश्चन जो डिटेल थ्योरी से आप करा रहे हो क्यों करा रहे हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जो ये जीआईएमएस का एग्जाम है ये आपका जो यूपी गवर्नमेंट का है, ठीक। आप जानते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कराती है उसका जो सिलेबस है, जो उसका पैटर्न रहता है, जो उसका एग्जाम लेने का तरीका होता है, उसमें आप देखोगे कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, डीप से ज्यादा थ्योरेटिकल पूछते हैं, बेसिक जो है जिसको कहते हैं उससे।
तो यहां पर हम एक एक चीज आपको करा दे रहे हैं, चाहे आपसे बेसिक पूछे और चाहे आपसे डीप पूछे, तो हर एक चीज को यहां पर रख रहे हैं। ठीक, आपका रिवीजन टाइप में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, लिखा है द पिस्टल हैंडल। ठीक है, द पिस्टल हैंडल जिसको बोलते हैं फ्रंजल हैंडल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है फ्रंजल हैंडल इन एफएनएसी। जो फ्रंजल हैंडल होता है एफएनएसी में उसका उपयोग करते हैं। अब फ्रंजल हैंडल में मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है होल्ड द सिरिंज, जो सिरिंज होती है उसको उसमें फंसा देते हैं। फॉर वन हैंडेड सक्शन वाइल द अदर हैंड इज इमोबिलाइज द मास। क्या होता है, एक जो है एक हाथ से, जैसे यहां पर कहीं पर मास है तो एक हाथ से क्या करते हैं, ऐसे जैसे ये मान लीजिए मास है, तो एक हाथ से मास को इमोबिलाइज करते हैं, दूसरे हाथ से फ्रंजल हैंडल लगा के जो हम लोग सेक्शन को मेंटेन कर पाते हैं, और ऐसे इसको भाई हमें क्या है, सक्शन करके खींचना है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करनी है, तो एक हाथ से हम मास भी तो पल्पेट करेंगे। तो उसीलिए लिखा है कि होल्ड द सिरिंज फॉर वन हैंडेड सक्शन, एक हाथ से सेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए, जबकि दूसरा हाथ क्या हो, दूसरा हाथ अदर हैंड इमोबिलाइज द मास, जो दूसरा हाथ है वो मास को इमोबिलाइज करने से रोके, इधर उधर कहीं मास ना चला जाए। ठीक है, तो हम वहां पर फ्रंजल हैंडल यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है एफएनएसी सक्शन शुड बी रिलीज, जो हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं उसमें सक्शन हमारा शुड बी रिलीज हो जाना चाहिए बिफोर विड्राइंग द नीडल इन ऑर्डर टू, जैसे ही हम जो है कोई भी लीजन है मास है उससे, जैसे ही हम सिरिंज को बाहर निकालें, जब हम सिरिंज को बाहर निकाल रहे हो उससे पहले जो संक्शन है हम उसको रिलीज कर दें। ऐसा क्यों करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा हम लोग मेरे भाई इसलिए करते हैं कि जो प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल इनटू द बैरल ऑफ द सिरिंज। हम इसलिए ऐसा करते हैं, जो आपका यहां पर सिरिंज देखोगे ये आपका बैरल हो गया। ठीक, बैरल हो गया, और यहां पर जो आप देखते हो निडिल का हब, ये क्या होता है, ये हब होता है। जो मटेरियल हब में आ गया है, ये मटेरियल हब में आ गया है, वो यहां इस बैरल में ना आ पाए। क्या मतलब है, जैसे निडिल में सिरिंज में आपका मटेरियल था और ये हब तक आपको दिख गया, और जैसे ही हब में आपको दिख जाता है आप तुरंत क्या करते हैं, निडिल को बाहर खींच लेते हैं। जब आप निडिल को बाहर खींच लेते हैं तो उससे पहले जो संक्शन आपने बनाया था उस संक्शन को क्या करते हैं, रिलीज कर दें। अगर आप रिलीज नहीं कर देंगे, जैसे ही मान से ये निडिल बाहर आएगी तुरंत क्या होगा, एयर अंदर की ओर खींचने लगेगी और इसमें जो भी हब में मटेरियल होगा वो आपका बैरल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए करते हैं प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल इनटू द बैरल टू द सिरिंज। ठीक है, आगे बात आती है, लिखा है आफ्टर एफएनएसी, क्या लिखा हुआ है, एफएनएसी के बाद में विड्रॉल प्रेशर शुड बी अप्लाइड एट द साइट, जहां से फाइन नीडल एस्पिरेशन किया गया है, एफएनएसी का प्रोसेस किया गया है, वहां पर आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है। जैसे कहीं भी आप देखते हो कि आप जो है कलेक्शन भी करते हो या कुछ भी है, एफएनएसी होती है, तो उसको 2 से 3 मिनट तक उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करने के लिए, रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, फाइन नीडल जो सैंपलिंग है FNS जिसको बोलते हैं, वो डिफर्स है किससे, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से। क्या क्या दो चीजें हैं, एक है फाइन नीडल सिरिंज, ये फाइन नीडल सैंपलिंग क्या है, फाइन नीडल सैंपलिंग है, और दूसरा है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक, यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि ये जो एस्पिरेशन है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, खींचते हैं, और यहां पर हमें एस्पिरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल और सिंगल ऐसे नीडल डालते हैं 2-3 बार, जैसे थायराइड हो गया, यहां पर आपने देखा है कि डॉक्टर क्या करते हैं, जो भी वो नीडल डालते हैं थायराइड में और 2-3-4-5 बार ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पिक कर देते हैं, और कोई भी संक्शन नहीं करते हैं। ठीक, क्यों ऐसा होता है, जो हाईली वेस्कुलर होते हैं ऑर्गन, उसमें हमको संक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो ब्लड है कैपिलरी से ऑटोमेटिकली निडल में आपका आ जाता है। तो यहां पर लिखा है कि इसमें जो एफएनएस है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज नो सिरिंज संक्शन, हम यहाँ पर संक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, रिलाई ऑन द कैपिलरी प्रेशर ओनली, जो भी कैपिलरी में प्रेशर है उस प्रेशर से डायरेक्टली हमारा जो है, जो भी फ्लूइड कंटेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, निडल में आ जाएगा। बात आती है एफएनएस, जो फाइन निडल आपकी सैंपलिंग है, फाइन निडल सैंपलिंग है विदाउट संक्शन, बेस्ट सूटेड फॉर, किसके लिए बेस्ट है, मैंने आपको बताया जो वैस्कुलर ऑर्गन है, जैसे आपका थायराइड हो गया, उसके लिए जो है बेस्ट है। विच इमेज गाइडेड एफएनएसी मेथड यूज नो रेडिएशन एक्सपोजर, जिसमें जहां पर कौन सा मेथड आपसे पूछा जा रहा है एफएनएसी का, जिसमें कोई भी रेडिएशन का एक्सपोजर ना हो। तीसरे ऑप्शन में आप देखो लिखा है यूएसजी गाइडेड एफएनएसी, यूएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी है आपकी, यहां पर देखो कहां पर लिखा हुआ है रेडिएशन, यहां पर सोनोग्राफी लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, यहां पर हाई फ्रिक्वेंसी जो है, हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड वेव यूज होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव यूज होती हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सीटी गाइडेड एफएनएसी, जो कंपाउंडेड, ठीक, सीटी गाइडेड क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। जो सीटी कराते हैं ना,
कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो एफएनएसी है वो बेस्ट है किसके लिए? अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर बनता है, किसी भी चीज का 3D दिखती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल लीजन नियर द वाइटल स्ट्रक्चर। जो वाइटल स्ट्रक्चर है हमारे, जो हमारे डीप जैसे लंग हो गया, मीडियास्टिनम है, इस एरिया में जैसे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक, तो अगर वहां से कहीं से एफएनएसी करनी है तो हमें कंपाउंडेड टोमोग्राफी की गाइडेड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। विच इज द ओनली सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन, हमसे ये पूछ रहा है कौन सा सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन है सुपरफिशियल एफएनएसी का। जो हम लोग सुपरफिशियल एफएनएसी करते हैं उसमें जो है सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन पहला है वो होता है हिमेटोमा। क्या है? हिमेटोमा। जब भी आप देखोगे जो टिश्यू स्पेस है उसमें आपका ब्लड लीक आउट कर जाता है, ब्लड जो है आपका ब्लड लीक आउट इनटू टिश्यू स्पेस, ठीक है, ब्लड जो है आपका लीक आउट कर देता है टिश्यू स्पेस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एफएनएसी इज यूज फॉर लीजन। एफएनएसी जो है वो यूज की जाती है लीजन ऑफ, किसके लीजन में? स्किन ओनली, लिम्फ नोड ओनली, ब्रेस्ट ओनली, या फिर ऑल ऑफ द एबव। मेरे भाई फाइन नीडल एस्पिरेशन जो है आपका, चाहे स्किन हो, चाहे लिम्फ नोड हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी के लिए हम लोग एफएनएसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एफएनएसी जो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेकन फ्रॉम, कहां से लिया जा सकता है सैंपल? लिम्फ नोड से, ब्रेस्ट लंप से, नोड्यूल से, या ऑल ऑफ द अबव, इन सभी से ले सकते हैं, ठीक है, इन सभी से सैंपल ले सकते हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, आपका एम्स हो गया, इनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है सबसे पहले कि बार बॉडी क्या है। तो हम मेरे भाई आपको बताएं कि बार बॉडी जो होता है, होता ये है, जैसे फीमेल की बात करो तो फीमेल में क्या होता है, अगर क्रोमोसोम आप देखोगे तो एक्स एक्स है, सेक्स डिटरमाइनिंग जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। मेल में आप देखोगे क्या है कि एक एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है, ठीक। तो ये एक्स और वाई ये वाला डिटरमाइन करता है आपका कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। तो यहीं से बात आती है, क्या बात आती है, बार बॉडी क्या होती है? बार बॉडी उसको बोलते हैं जो कंडेंस इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, एक जो है आपकी जो एक्स क्रोमोसोम हो वो कंडेंस हो जाए, इनएक्टिव हो जाए एट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है? कंडेंस इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम एट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बार बॉडी, ठीक है। जैसे इसमें दो क्रोमोसोम है, तो दो क्रोमोसोम है तो इसमें एक एक्स, जो जैसे दो इसमें एक्स हैं, ठीक, तो जो दो एक्स हैं इसमें से एक एक्स क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इस ये जो इनएक्टिव हो गया इसको बोलते हैं बार बॉडी, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है जो सेक्स क्रोमेटिन बार बॉडी है बेस्ट सूटेड इन द सेल ऑफ, बेस्ट सूटेड इन द सेल ऑफ। मैंने आपको बताया बार बॉडी के डिटेक्शन के लिए हम लोग बक्कल म्यूकोसा से जो है क्या करेंगे, बक्कल म्यूकोसा की स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां से सेल को लेंगे। बार बॉडी आर द अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी को पता है कि जो बार बॉडी हैं वो अटैच्ड होती हैं टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप विच टाइप ऑफ सेल, किस टाइप की सेल से? तो हम बताते हैं एपिथेलियल सेल। सी ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा कि एपिथेलियल सेल जो है, बार बॉडी जो है वो अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, तो आपकी एपिथेलियल सेल से। बार बॉडी इज द बेस्ट ऑब्जर्व इन द विच सेल लेयर ऑफ द बक्कल स्मेयर, जो हमारी बार बॉडी होती है वो बेस्ट ऑब्जर्व की जाती हैं विच सेल लेयर ऑफ बक्कल स्मेयर, जो हमारी बक्कल स्मेयर है उसमें से किसमें से जो हमारी बार बॉडी है बेस्ट ऑब्जर्व की जाती हैं, आपको बताना है। तो मेरे भाई जो इंटरमीडिएट सेल होती हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखती हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन आपके डीप करा रहा हूं ताकि भविष्य में, देखो मेरा एक उद्देश्य है कि आज आपको जैसे तैसे एक क्लास करा दूं, आपका एग्जाम हो गया, कल को दूसरा आ जाए, फिर मैं जैसी तैसी क्लास करा दूं, नहीं, ऐसी क्लास कराऊंगा, एक बार कराऊंगा जिसको आप आने वाले समय में अच्छे तरीके से, अगर मैं क्लास ना करा पाऊं तो आप इन्हीं क्लासेस से काम चला सकें, ठीक है। यही क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है, कि अब हम पीजीआई के लिए दूसरी कराएं, आपकी जीआईएमएस के लिए दूसरी कराएं, अभी जीपीएसएसबी आने वाला है उसके लिए दूसरी कराएं। कोई किसी में भी सिलेबस डिफरेंट नहीं है, कोई भी चीजें डिफरेंट नहीं है, बस फर्क होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन सिलेबस सेम, कंटेंट सेम, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम, सब कुछ सेम रहता है। तैयारी आप चाहे इसके लिए करें चाहे उसके लिए करें, सब कुछ सेम ही रहती है। तो इसीलिए जो ये क्लासे है ना, हम इसमें नॉर्मल भी हैं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी हैं, और थोड़े से, बहुत थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के भी हैं। तो यहां पर बार बॉडी जो है बेस्ट ऑब्जर्व की जाती है विच सेल लेयर ऑफ बक्कल स्मेयर, तो कौन सी लेयर होती है बक्कल स्मेयर की, उसमें तो इंटरमीडिएट जो सेल्स होती हैं बक्कल स्मेयर की लेयर में हम लोग इनको बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिखा है इन द नॉर्मल फीमेल, अब यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मल फीमेल दी गई है, यानी इसमें क्या होगा, एक्स एक्स होगा, तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी बार बॉडी आर सीन पर सोमैटिक सेल। अब इस एक्स एक्स में नॉर्मल फीमेल में कितनी बार बॉडी है, मैं एक तरीका बता दूं बस, जैसे आपके सामने एक्स एक्स दिया जाए, अब इसमें से बार बॉडी बताना हो तो जितने एक्स हो, जितने एक्स हो उसमें से -1,
-1 कर दीजिए। -1 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको बार बॉडी मिल जाएंगी। आपकी बार बॉडी की संख्या क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब यहां पर देखो, नॉर्मल फीमेल है, इसमें जो दो हैं, कितने एक्स हैं? 2 एक्स हैं, इसमें से एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? तो यहां पर बार बॉडी कितनी आ गई? एक आ गई। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट हो गया। क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। आगे देखो, लिखा है नॉर्मल रेंज फॉर बार बॉडी फ्रीक्वेंसी इन फीमेल न्यूक्लियाई। नॉर्मल रेंज पूछ रहे हैं कि फीमेल न्यूक्लियाई बार बॉडी फ्रीक्वेंसी की। तो देखो, ये ध्यान रखना कि 40 से 20%, 4 से लेकर 20% तक आपके न्यूक्लियाई फीमेल में देखने को मिलेंगे। ये आपकी बार बॉडी की फ्रीक्वेंसी है फीमेल में। मेल में अगर कहें तो लेस देन 2% मेल में, या फिर नहीं भी। ठीक, या फिर नहीं भी, आपको कहीं पर लेस देन 2% या फिर नहीं भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फीमेल में जो फ्रीक्वेंसी है बार बॉडी की, फीमेल में आपको देखने को मिलेगी 4 से लेकर 20% तक। लिखा है ए पेशेंट है टर्नर सिंड्रोम का, जिसमें क्या है? टर्नर सिंड्रोम में आप जानते हैं कि एक ही एक्स होता है, तो हमसे एक एक्स है, तो इसमें बार बॉडी पूछ रहे हैं। जब सिंगल एक्स है तो बार बॉडी क्या होगी? इसमें सिंगल एक है, एक में से एक घटा दो, एक में से एक घटा दो, क्या बचेगा? 0। तो बार बॉडी कितनी है? 0 है। ठीक है, जितने एक्स हो उसमें से एक घटा देना। ठीक है, फिर बात आती है क्लीनीफिटर सिंड्रोम। जो हमारा क्लीनीफिटर सिंड्रोम है उसमें देखिएगा, पूछ रहे हैं कितनी बार बॉडी होंगी। अब क्लीनीफिटर सिंड्रोम में 2 एक्स हैं, 2 एक्स है, -1 कर दो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पर बार बॉडी कितनी है आपकी? 1 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब केस में लिखा हुआ है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में कितने एक्स हैं? 3 एक्स हैं। 3 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 2। यानी बार बॉडी कितनी है? 2 बार बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक अगर पूछा जाएगा, सारे के सारे मैंने करा दिए, इससे बाहर कभी आएगा नहीं, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लिखा है आपका क्लीनीफिटर सिंड्रोम जो 47XXY, यहां पर 2 एक्स हैं। ठीक, 2 एक्स हैं, उसमें से एक घटा दो, कितना बचेगा? 1। अब हमसे बार बॉडी पूछा है, तो बार बॉडी कितनी दिखेगी? 1 दिखेगी। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर बक्कल स्मेयर एग्जामिनेशन ऑफ द सेक्स क्रोमेटिन बार बॉडी। हमने आपको पीछे बताया कि अगर बक्कल स्मेयर का एग्जामिनेशन करना है तो आपको स्टेन करनी है मेथिलीन ब्लू या फिर ओरेसिन। कौन सी करनी है? मेथिलीन ब्लू। ठीक है, which index is used to assess hormonal activity in pap stain vaginal smear। अब पूछ रहे हैं कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है हार्मोनल एक्टिविटी के लिए पैप स्टेन वेजाइनल स्मेयर में। तो हम लोग मेरे भाई केपीआई और एमआई दोनों यूज करते हैं। मैचुरेशन इंडेक्स और आपका जो कैरियोपेक्टोनिक इंडेक्स है, दोनों के दोनों इंडेक्स आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पैप स्टेन हमसे पूछा है, अपार्ट फ्रॉम पैप स्टेन विच स्टेन इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल फंक्शन। पीछे ही क्वेश्चन करा दिया हूं, ये रिपीट हो रहा है। तो हम करते हैं सोर्स स्टेन। कौन सा करते हैं? सोर्स स्टेन करते हैं हार्मोनल फंक्शन के लिए। अगर हम पैप स्टेन ना करें तो कौन सी स्टेन कर सकते हैं? सोर्स स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स स्टेनिंग में नॉन कॉर्निफाइड जो सेल्स होती हैं वो हमें कैसी दिखती हैं? तो मेरे भाई वो हमें दिखती हैं ग्रीन ब्लू कलर की। कैसी दिखती हैं? ग्रीन ब्लू कलर की दिखती हैं। इन मेलिंगेंसी, जो कोई मेलिंगेंसी है, ठीक है, तो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है वो इज कैसा होगा? अब देखो, मैंने आपको बताया कैंसर है या मेलिंगेंसी है तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहां पर रेशियो आपको कैसा मिलेगा? इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ मिलेगा। लिखा है सार्कोमा। क्या लिखा हुआ है? सार्कोमा इज ए मेलिंगेंट ट्यूमर एराइजिंग फॉर्म। सार्कोमा जो है ये मेलिंगेंट ट्यूमर कहां से एराइज होता है, किन सेल से एराइज होता है? तो ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू या फिर मेजलकाइमल टिश्यू लिखा हुआ जहां पर भी मिल जाए आप इसको तुरंत बताना। ठीक, एग्जाम का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे लिखना सारकोमा। ठीक, अब जब सारकोमा लिखोगे तो जैसे ही सारकोमा लिखोगे तो कोमा, कोमा कनेक्टिव, क्या लिख के आ जाएगा? कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू, सारकोमा कनेक्टिव टिश्यू। तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अगर सार्कोमा आपसे पूछ रहा है तो वो ट्यूमर कहां से एराइज हुआ होगा? कनेक्टिव टिश्यू से एराइज हुआ होगा। अब यही कार्सिनोमा अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? कार्सिनोमा अगर आपसे पूछ दे, कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा आपका एराइज होता है एपिथेलियल टिश्यू से। कहां से? एपिथेलियल टिश्यू से आपका कार्सिनोमा जो है, कैंसर जो है, कार्सिनोमा अगर आपसे पूछे कार्सिनोमा तो वो कहां से राइज हुआ होगा? वो एपिथेलियल टिश्यू से राइज हुआ होगा। सार्कोमा आपका कनेक्टिव टिश्यू से राइज हुआ होगा। पूछ रहे हैं कोलियोसाइट्स। कोलियोसाइट्स इज द हॉलमार्क साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन बाय। कोलियोसाइट्स जो हैं वो हॉलमार्क हैं, साइटोलॉजिकल फीचर हैं किसका? इन्फेक्शन। अगर आपको कोलियोसाइट्स देखने को मिल रही है तो ये एचपीवी हॉलमार्क किसका है? एचपीवी का हॉलमार्क है। ठीक, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का हॉलमार्क है।
क्वेश्चन है विच एचपीवी का कौन सा टाइप वो कंसीडर किया जाता है हाई रिस्क यानी ऑन्कोजेनिक है, जो कैंसर काज कर सकता है फॉर द सर्वाइकल कैंसर। ठीक, तो ये एचपीवी जो 16 है और एचपीवी जो 18 है ये हाई रिस्क वाले हैं, ऑन्कोजेनिक होते हैं, जो मेरे भाई सर्वाइकल कैंसर काज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडो सर्वाइकल या मेटाप्लास्टिक सेल्स। क्या पूछा है? मिनिमम नंबर पूछा है किसका? इंडो सर्वाइकल या फिर मेटाप्लास्टिक सेल का रिक्वायर फॉर ए सेटिस्फैक्टरी पैप स्मेयर। आप अगर सेटिस्फैक्टरी पैप स्मेयर कब कहेंगे? जब उस पैप स्मेयर में मिनिमम कम से कम इंडो सर्वाइकल या फिर मेटाप्लास्टिक सेल उसमें प्रेजेंट हो, तो लगभग एट लीस्ट कम से कम 10 सेल होनी चाहिए, तब हम उसको सेटिस्फैक्टरी पैप स्मेयर मानेंगे। ठीक है, लिखा है द बेथेस्डा सिस्टम। कौन सा? जो रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है साइटोलॉजी में, एक सिस्टम होता है बेथेस्डा सिस्टम। ये बेथेस्डा सिस्टम से एग्जैक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेथेस्डा सिस्टम रिपोर्टिंग सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है? तो मेरे भाई ये किया जाता है आपका सर्वाइकल पाइप स्मेयर साइटोलॉजी के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही याद रखना कि जो बेथेस्डा सिस्टम है वो आपका सर्वाइकल पाइप स्मेयर के लिए यूज करते हैं। विच रिपोर्टिंग सिस्टम इज यूज फॉर यूरिन साइटोलॉजी। यूरिन साइटोलॉजी के लिए कौन सा रिपोर्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो यूरिन का हिंदी मतलब होता है पेशाब। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं? पेशाब बोलते हैं। तो यहां से ध्यान रखना, पेरिस, पेशाब पेरिस। ठीक, तो पेरिस सिस्टम किसके लिए है? यूरिन साइटोलॉजी की अगर आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पेरिस सिस्टम प्रयोग करते हैं। आता है मिलन सिस्टम। मिलन सिस्टम, मिलन सिस्टम, मिलन सिस्टम जो आपका है वो स्लाइवरी ग्लैंड में जो है, स्लाइवरी ग्लैंड की अगर रिपोर्टिंग करनी है तो हम लोग मिलन सिस्टम का यूज करते हैं। एक बेर भाई शादी में जाते होगे, देखते हो कि मिलन बैंड, क्या देखते हो? मिलन बैंड देखते हो। अब मिलन बैंड अगर आप देख रहे हो, तो मिलन बैंड अगर आप देख रहे हो तो वहां पर क्या बजाते हैं? बैंड बजाते हैं ऐसे करके। तो यहां हमारी क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। तो ऐसे ही आप ध्यान रखोगे मिलन ब्लैंड, मिलन बैंड, तो आपका किसके लिए रिपोर्टिंग सिस्टम है? ये आपका स्लाइवरी ग्लैंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। अगर स्लाइवरी ग्लैंड की साइटोलॉजी की अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? मिलन सिस्टम यूज करते हैं। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी है यूज्ड इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी यूज की जाती है किसके अर्ली डिटेक्शन में? आपके कैंसर में, हाइपरप्लेसिया में, या दोनों में, या फिर नन में? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्सफोलिएट साइटोलॉजी है उसका यूज करते हैं। कैंसर हो गया है तो बताएगा ही, चाहे हाइपरप्लेसिया हो गया यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया हो तो ये भी बताता है। तो यहां से हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी के लिए। ठीक है, विच इम्यूनोसाइटोकेमिकल मार्कर इज हाईली स्पेसिफिक फॉर मिलेनोमा। मिलेनोमा के लिए कौन सा इम्यूनोसाइटोकेमिकल मार्कर हाईली स्पेसिफिक है? तो HMB45 जो है वो हाईली स्पेसिफिक है आपका किसके लिए? मिलेनोमा के लिए। ठीक है, विच टेक्निक इज यूज्ड इन साइटोलॉजी टू डिटेक्ट HER2 जीन इम्प्लीफिकेशन। हमसे ये पूछ रहे हैं कौन सी टेक्निक यूज की जाती है साइटोलॉजी में टू डिटेक्ट करने के लिए HER2 जीन इम्प्लीफिकेशन इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? मेरे भाई ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर डीप पूछा तो ये यूज करते हैं टेक्निक फिश। हमसे पूछ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में डिटेक्ट करने के लिए HER2 जीन इम्प्लीफिकेशन के लिए हम फिश यूज करते हैं फ्लोरिसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरिसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक यूज की जाती है। फ्लो साइटोमेट्री, क्या पूछ रहे हैं? फ्लो साइटोमेट्री का यूज पूछ रहे हैं कि साइटोलॉजी में प्राइमरीली क्या होता है। फ्लो साइटोमेट्री हमारी कहां यूज होती है? तो हमारी फ्लो साइटोमेट्री जो है वो यूज होती है इम्यूनोफिनोटाइपिंग में। किसमें? इम्यूनोफिनोटाइपिंग में, चाहे वो लिम्फोमाज हो या फिर ल्यूकीमियाज हो, इन दोनों के लिए हम लोग फ्लो साइटोमेट्री का यूज करते हैं साइटोलॉजी में। ठीक है, पीसीआर जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है यूज किया जाता है सर्वाइकल साइटोलॉजी फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमारा पीसीआर होता है उसको यूज करते हैं सर्वाइकल साइटोलॉजी में फॉर द डिटेक्शन ऑफ। किसके डिटेक्शन में? तो यहां पर हम लोग एचपीवी डीएनए के डिटेक्शन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? पीसीआर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई साइटोलॉजी आपकी खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूं आपने जो 135 क्वेश्चन है आपने किए होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी साइटोलॉजी आपको रिवाइज हो गई है, उम्मीद कर रहा हूं। मेरे भाई अगर आप इसी तरीके से अब आपकी डेली 9 बजे एक लैब की, उसके बाद में अब हम लोग हिमैट करेंगे, आपकी जो है ब्लड बैंक करेंगे, आपका माइक्रो करेंगे, बायोकेमिस्ट्री करेंगे, आपका सारा का सारा रिवीजन इसी तरीके से करा देंगे। हिमैट में हम लोग 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री में 300 समथिंग आपके क्वेश्चन करेंगे, आपके जो ऐसे ब्लड बैंक में भी कर लेंगे, सारी की सारी आपकी लैब ऐसे ही रिवाइज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे भाई इसकी डिटेल थ्योरी करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी अभी डिप्लोमा आपका हुआ है, अगर आप डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से कम फीस में और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जिसको कहते हैं, एक बार एक ही बैच से आप पढ़ लीजिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। दोबारा आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी बैच में यहीं पर एक ही जगह मिल जाएगा। ये लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है। वीडियो लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे,
टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस होंगी, एक एक टॉपिक वाइज क्लास नोट्स पीडीएफ रहेंगी जिसको आप डाउनलोड कर पाओगे और उसके साथ साथ मेरे भाई प्रिंट भी कर पाओगे, ये यहां पर आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में मिलेगी, कहीं टेस्ट सीरीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अब एग्जाम आप देख रहे होगे उसमें आपका मेरे भाई नॉन टेक्निकल सेक्शन पूछा जाता है, यानी मैथ रीजनिंग जीएस कंप्यूटर। तो मेरे भाई इस बैच में हम आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन भी दे रहे हैं जिसमें आपकी मैथ रीजनिंग जीएस कंप्यूटर भी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे, आपको कहोगे कि एमसीक्यू के लिए कहां हम जाएंगे, तो मेरे भाई एमसीक्यू के लिए भी 5000 समथिंग एमसीक्यू की बुक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ना आपको बुक लेने की जरूरत है, ना आपको टेस्ट सीरीज उसके बाद में लेने की जरूरत है, ना आपको मेरे भाई कहीं पर भी 5-6 हजार 7 हजार का बैच लेने की जरूरत है। वैलिडिटी की बात कर लें तो आपकी वैलिडिटी 1 साल 3 महीने की रहने वाली है, यानी आपका 15 महीने तक वैलिडिटी इस बैच की रहेगी। जिस डेट से आप बैच को परचेज करेंगे उस डेट से नेक्स्ट आपके 15 मंथ तक की वैलिडिटी इस बैच की रहने वाली है, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो मेरे भाई इतनी प्राइस में आपको कहीं पर भी ये बैच नहीं मिलने वाला है, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ठीक है। इतनी कम फीस में ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। नोट्स अगर आप क्लास नोट्स आप देख लोगे तो बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटराइज फॉर्म में एकदम किताब वाला कंटेंट आपको जो है सिंपलीफाई में हिंदी और इंग्लिश के साथ में यहां पर देता हूं, ठीक है। ये बैच आपको कहां मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर मेरे भाई 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट है हमारे साथ में। यहां जो है रजिस्टर करोगे, अपना नाम नंबर डालोगे, ऐसे कुछ इस तरीके का बैनर आपको दिखेगा, इस पर आप जैसे ही टाइप करोगे आप यहां पर आकर जो है यहां से आप इस बैच में जुड़ सकते हो। तो प्ले स्टोर पे जाकर एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करके बैच में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, वहां से भी इस बैच में आप जुड़ सकते हो। मेरे भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट है, एडमिट कार्ड की अपडेट है, क्लास की अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी यहां पर आपको दे दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपको दिक्कत तकलीफ समस्या परेशानी है या फिर भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हो। यहां पर भी जो है 1 लाख से भी अधिक हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। ये सब आप लोगों का प्यार है। तो जो भी कोई वैकेंसी के रिलेटेड नोटिफिकेशन है उसकी शॉर्ट फॉर्म में रील यहां पर भी हम आपको अपडेट कर देते हैं, तो यहां पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हिमेटोलॉजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।